अरे रोहन, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? दादी, आज क्लास में किसी ने लाइब्रेरी से किताबें चुराकर मेरे बैग में रख दी और जब क्लास में चेकिंग हुई तो मैं पकड़ा गया। अब प्रिंसिपल सर ने कल मेरे मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। सच में बेटा, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। पर जब तुमने चोरी की ही नहीं तो डर किस बात का? बोल देते कि मैंने चोरी नहीं की। मैंने यही कहा दादी, पर कोई मेरी बात क्यों मानेगा जब किताबें मेरे बैग से मिली हैं तो। ये बात तो है बच्चे, कहीं तुमने ही तो चोरी नहीं की। नहीं दादी, मेरा भाई चोर नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी बेटी। मुझे पता है कि हमारा रोहन चोरी करना तो दूर, चोरी करने की सोच भी नहीं सकता। पर ये सब कर कौन सकता है? और रोहन के बैग में किताबें रखने से किसी को क्या मिलेगा? दादी, पक्का ये काम नकुल और उसके दोस्तों ने किया है। रोहन पढ़ाई में, खेल कूद में हर जगह नकुल से आगे है, इसीलिए वो रोहन से जलता है। ओह, तो ये ईर्ष्या के भाव से किया है किसी ने। रोहन बेटा, तुम उदास मत हो। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, अंत में वो खुद ही उसमें गिर जाता है। तुम देखना, नकुल हो या कोई और, एक ना एक दिन वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। सच में दादी, कोई कहानी सुना के समझाओ ना। अच्छा ठीक है, इस बात पर मैं तुम्हें एक गरीब किसान मट्टू की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में मट्टू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास अपनी खुद की जमीन तो नहीं थी, इसलिए वो ठेके पर जमीन लेकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी गंगा गांव के साहूकार लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम करती थी। उनकी 8 वर्ष की बेटी राधा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन मट्टू जब घर आया तो उसकी पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, ये जो आप खेत से आने के बाद अपनी मित्र मंडली में चले जाते हैं, ये बंद कर दीजिए और राधा को पढ़ाया करिए। लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं अनपढ़ हूँ, राधा को कैसे पढ़ाऊंगा? विज्ञान और गणित नहीं पढ़ा सकते, लेकिन नैतिक शिक्षा तो पढ़ा सकते हैं ना। और इस बहाने आप घर पर भी रहेंगे। तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि घर पर रहा करूं? हाँ ठीक है, सीधे सीधे कह रही हूँ कि आप घर पर ही रहा करें। ये मित्र मेला बंद करिए और अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वैसे भी सारा दिन खेत में काम करने के बाद थक जाता हूँ। खुद ही सोच रहा था कि मित्र मंडली में न जाऊं। मट्टू अपनी पत्नी की बात मान गया और उस रात वो अपने दोस्तों के पास नहीं गया। वहाँ उसके सारे दोस्त उसकी राह देखते रह गए। कमाल है, ये मट्टू अभी तक क्यों नहीं आया? वो तो सबसे पहले आता था। हाँ, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। उसके बिना ये महफिल कैसे जमेगी? अरे भाई, मट्टू किसान आदमी है, अकेला 20 बीघा जमीन पर खेती करता है। अब वो बड़ा आदमी हो गया है, हमारे पास क्यों आएगा? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मट्टू बरसों से किसानी ही तो कर रहा है, फिर भी हमेशा मित्र मंडली में आता है। आज जरूर कुछ और बात है। कुछ और बात है तो चलो उसके घर जाकर पता करते हैं। हाँ हाँ चलो। फिर सभी दोस्त एक साथ मट्टू के घर जाते हैं। मट्टू, ओ भाई मट्टू, बाहर तो आओ भाई। अरे हरिया, तुम यहाँ? लगता है आज ये मित्र मंडली मेरे घर पर ही जमेगी। अरे नहीं भाई, तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। आज तुम आए नहीं तो हमें लगा कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए बस हाल चल पूछने चले आए। अरे कोई मुसीबत नहीं है भाई, बस सारा दिन धूप में काम करते करते थक जाता हूँ, तो सोचा अब घर पर ही विश्राम कर लिया करूं। अब उम्र भी तो हो गई है भाई।
उम्र तो हम सबकी हो गई है मट्टू। हमने तो ये नहीं सोचा। लगता है तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो बंसी। अरे भाई, अब बेटी भी बड़ी हो गई है, कुछ साल बाद ये शहर चली जाएगी कॉलेज में पढ़ने, तो सोचा यही वक्त है बच्चों के साथ बिताने का। बच्चे हमारे भी हैं मट्टू, और हम बचपन के दोस्त भी तो परिवार ही हैं। अरे तुम दोनों चुप रहो यार। हम हैं दुकानदार आदमी, सारा दिन कुर्सी गर्म करते हैं। मट्टू बेचारा धूप में किसानी करता है, इसे आराम की भी जरूरत है, और ये परिवार वाली बात भी बिल्कुल सही है। हम मट्टू को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। इसका मन होगा तो मित्र मंडली में आएगा, नहीं होगा तो नहीं। अरे हरिया, ऐसी बात नहीं है। अगर महफिल जमानी है तो चलो, मैं तैयार हूं। रहने दो मट्टू, आज से ये मित्र मंडली बंद। अब सारा समय अपने परिवार के साथ ही बिताओ। ऐसा कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। बंसी के कड़वे शब्द सुनकर मट्टू उदास हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, मट्टू घमंडी हो गया है। हम तीनों के भी तो परिवार हैं। हमने तो मित्र मंडली बंद करने का नहीं सोचा। अरे भाई बंसी, तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? मट्टू की बात बिल्कुल सही है। अब हम सभी को अपने अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। बंसी सही कह रहा है हरिया। अगर ऐसी बात थी तो मट्टू हमें बता भी तो सकता था। ये बहाना क्यों बनाया? मुझे तुम दोनों से ये बेतुकी बहस नहीं करनी है। मेरा घर आ गया है, मैं चला। राम राम। हरिया भी अपने घर चला जाता है। अब मित्र मंडली में सिर्फ बंसी और मुरारी रह जाते हैं। तुमने देखा मट्टू कितनी तरक्की पर है? मतलब? अरे भाई, उसके घर में टीवी है, फ्रिज है, और ऐसे ही तरक्की करता रहा तो कल को मोटर कार भी ले लेगा। हम तरक्की तो बहुत कर ली मट्टू ने। हाँ, कल को हम में से कोई मदद मांग ले, उससे पहले ही मित्र मंडली भंग कर दी उसने। नहीं बंसी, तुम्हारे अंदर बेवजह ही ये कटुता है। मट्टू हमारा बचपन का दोस्त है, और समय पड़ने पर उसने हमेशा हमारी मदद की है। तुम्हारी करी होगी, पर मेरी नहीं। पिछले महीने अपने बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए मैंने मट्टू से थोड़े से पैसे उधार मांगे तो उसने मना कर दिया। अरे बंसी, उसके पास होंगे ही नहीं भाई। 20 बीघा जमीन में खेती करता है, पर दोस्त को देने के लिए पैसे नहीं हैं उसके पास। इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूं। मट्टू के पास जरूर पैसे होंगे, पर जब मट्टू ने मना कर दिया था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? और अगर तुम भी मना कर देते तो? मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा मैंने बैंक से लोन लेना ठीक समझा। देख भाई, मट्टू का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तुम अब भी मेरी मदद कर सकते हो, और इसमें हम दोनों का फायदा होगा। वो कैसे? मुझे मट्टू को सबक सिखाना है। तो इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, और इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मट्टू सेठ धन्ना की जमीन पर खेती करता है, और जहां तक मुझे पता है सेठ धन्ना केमिकल्स और यूरिया के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मट्टू यूरिया और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता। वो तो शुद्ध गोबर की खाद ही खेत में डालता है। हमें ये करना है कि आज रात मट्टू के खेत में चोरी छुपे यूरिया डाल देंगे, और सुबह सेठ को खबर कर देंगे कि मट्टू खेत में यूरिया का प्रयोग कर रहा है। सेठ उससे वो जमीन छीन लेगा, और फिर हम वो जमीन ठेके पर ले लेंगे। फसल खड़ी है, हमें बस काटनी है। सारी मेहनत मट्टू की और मुनाफा हमारा। बोलो, क्या कहते हो? बंसी, तुम्हारी योजना तो सही है, पर ये काम करेंगे कैसे? मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इस काम को अंजाम देते समय हमें कोई देख ना ले, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिर्फ यही करना है तुम्हें, और मुनाफे में आधी भागीदारी। बंसी की बात सुनकर मुरारी लालच में आ जाता है और उसका साथ देने की हामी भरता है। उसी रात चोरी छुपे खेत में जाते हैं और मट्टू की फसल में यूरिया डाल देते हैं, और बिना अपनी पहचान बताए सेठ धन्ना को इसके बारे में सूचित कर देते हैं। अगले दिन सुबह जब मट्टू खेतों की ओर जाता है तो वो देखता है कि सेठ धन्ना पंचायत लेकर खेत में
पहुंच जाता है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना मालिक? मट्टू, कल रात हमें सूचना मिली थी कि तुम हमारे खेतों में यूरिया और जहरीले केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हो पैदावार बढ़ाने के लिए। हम इसके खिलाफ हैं और हमने यही शर्त तय की है कि तुम ये सब हमारी जमीन पर प्रयोग नहीं करोगे। तुमने समझौता तोड़ा है, इसलिए पंचायत के सामने हम तुमसे ये जमीन वापस लेते हैं। सेठ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अपने बच्चे की कसम, मैंने कभी भी आपके खेत में केमिकल का प्रयोग नहीं किया। हमने पूरी तहकीकात की है मट्टू, और इसके लिए शहर से इंजीनियर बुलाया है। इनके टेस्ट में ये साफ जाहिर होता है कि हमारे खेत में केमिकल और यूरिया का इस्तेमाल हुआ है। अब हम तुम्हें अपनी जमीन पर खेती नहीं करने देंगे। मालिक, मेरे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बहुत पैसे लगे हैं इस फसल में। पैसे लगे हैं इसलिए तुमने अधिक पैदावार के लिए हमारी जमीन को ही जहरीला कर दिया। हम अपनी जमीन खाली छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लालची इंसान को नहीं देंगे। धन्ना सेठ, मैंने कर्ज लेकर यह फसल खड़ी की है। अब अंतिम समय में आप ऐसा करेंगे तो मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरे साथ ये अन्याय मत करो, मैं और मेरा परिवार सड़क पर आ जाएंगे। जमीन नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, हमारा फैसला अटल है, और इसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही तो हो। मट्टू हताश होकर वहां से चला जाता है। तभी बंसी और मुरारी सेठ धन्ना के पास जाते हैं। सेठ जी, अब आप इस फसल का क्या करेंगे? हम ये जहरीली फसल नष्ट करवा देंगे। नहीं सेठ जी, ये अनर्थ मत करिए। ना जाने कितने लोगों का इस फसल से पेट भरेगा। ऐसा पाप क्यों करना मालिक? इससे अच्छा तो ये जमीन हमें दे दीजिए। पाप तो वो होगा जब ये जहरीला अनाज हम मंडी में बेचेंगे। हमें यूरिया के सख्त खिलाफ हैं, इसलिए इसे बर्बाद करके ही दम लेंगे। मालिक, 80% हिंदुस्तान में ऐसी ही खेती की जाती है। ये 20 बीघे फसल नष्ट करके कौन सी क्रांति ला देंगे आप? यूरिया का इस्तेमाल तो सरकार करवाती है, और वो भी सब्सिडी देकर। जो भी हो, फिर भी हैं तो सेहत के लिए हानिकारक। मुरारी बिल्कुल सही कह रहा है मालिक। मैंने यहां आए एक इंजीनियर से बात की है। खेत में हानिकारक केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। फसल की गुणवत्ता में कोई खास कमी नहीं है। नष्ट करने से अच्छा यह जमीन हमें दे दीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि शुद्ध खेती करेंगे। आपका जब मन हो फसल की जांच करवा लेना। बस एक गुजारिश है आपसे कि गांव में किसी को पता ना चले कि यह फसल हमने ली है, नहीं तो लोग इसे दोस्ती में दगाबाजी कहेंगे। धन्ना सेठ मान जाता है और उन्हें जमीन ठेके पर दे देता है। उन्हें बिना मेहनत के खड़ी फसल मिल गई, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा बेचने पर। वहीं दूसरी ओर मट्टू की महीनों की मेहनत और लागत डूब गई। कर्ज लौटाने का समय भी नजदीक आ रहा था। ऐसे में उसके साथ ये हादसा। मट्टू पूरी तरह से टूट चुका था। अरे आप आज दिन में ही वापस आ गए, क्या हुआ? मट्टू ने अपनी सारी आप बीती अपनी पत्नी को बताई। हे भगवान, ये किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार पर? अब क्या होगा जी? अगर कर्ज नहीं लौट आया तो ये घर भी नहीं रहेगा हमारे पास। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। भगवान नहीं, सब हमें ही करना होगा। मैं अब खेती नहीं मजदूरी करूंगा, और हमें घर खर्च थोड़ा सोच समझकर करना होगा। ध्यान रहे सिर्फ जरूरत की चीज पर ही पैसा खर्च हो। इतना सब होने के बाद भी मेहनती मट्टू हार नहीं मानता और गांव के ही एक साहूकार की फैक्ट्री में मजदूरी करने लगता है। अगले दिन मट्टू की पत्नी अपने पति के कहे अनुसार घर खर्च में कटौती करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो दूध वाले से कम दूध लाने को कहती है। भैया, कल से सिर्फ 1 किलो ही दूध लाना। अरे बहन जी, चाय भी बनानी है, दही भी जमानी है। आधे किलो दूध में कैसे होगा? किसी दिन घर पर मेहमान आ गया और दूध नहीं होगा तो क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी आपसे जो कहा है उस पर अमल करें। कल से सिर्फ 1 किलो ही दूध लाना।
अरे मैं मट्टू भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। 1 किलो दूध तो वो खुद ही पी जाते हैं। आपका और बिटिया का क्या होगा? वो हम देख लेंगे, आप हमारी चिंता मत करिए। 1 किलो देना है तो दीजिए, नहीं वो भी रहने दो। क्या बहन जी, आप तो गुस्सा ही हो गई हैं। अगर आपको भाव ज्यादा लग रहा है तो हम बात कर सकते हैं, और अगर ऐसी बात नहीं है तो कुछ दिन उधार में दूध ले लो। भैया, ना हमें भाव कम करना है और ना ही उधार में दूध चाहिए। हम पर कुछ विपदा आन पड़ी है, इसलिए हालात सही होने तक हम अपना खर्चा कम कर रहे हैं। अरे बहन जी, जो बात पहले बतानी चाहिए थी वो अब बता रही हो। हुआ क्या है, जरा विस्तार से बताओ। मट्टू की पत्नी दूध वाले को अपनी सारी आप बीती बताती है। हम तो ये बात है, मुझे थोड़ा शक तो हुआ था। शक किस बात का? ये बात झूठ है। हमने नेक ईमानदारी से खेती की थी, एकदम शुद्ध देसी खाद के साथ। यूरिया का एक दाना तक नहीं डाला। बहन जी, मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है। मट्टू भाई ईमानदार व्यक्ति है, ये तो सारा गांव जानता है। पर उनके दोस्त ऐसा करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। दोस्तों का नाम आते ही मट्टू की पत्नी चौंक जाती है। वो दूध वाले से पूछती है, दोस्त? आप किन दोस्तों की बात कर रहे हैं? और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? बहन जी, कल देर रात में किसी काम से बाहर जा रहा था। मैंने मट्टू भाई के खेत में मुरारी और बंसी को देखा। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि व्यापारी आदमी आधी रात किसी और के खेत में क्या कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो पता चला यूरिया का छिड़काव कर रहे थे, परंतु वो लोग मट्टू भाई के मित्र हैं। ये सोचकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आ गया। गंगा और दूध वाला आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ मट्टू और हरिया आते हैं। दूध वाला और गंगा मिलकर मट्टू और हरिया को सारी बातें बताते हैं। अपने दोस्त के दिए हुए धोखे को मट्टू हजम नहीं कर पाता। उसे गहरा सदमा लगता है और वो अपना माथा पकड़ लेता है। मुझे भी उन पर शक हो गया था मट्टू। कल वो मुझे भी तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे थे, पर मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चला गया। लगता है उसके बाद ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमें ये सूचना सेठ धन्ना को देनी होगी। हाँ जी, जल्दी चलिए और अपनी फसल वापस लीजिए। मट्टू असमंजस में पड़ जाता है। वो सोचता है कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस शक के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास क्या सबूत है कि ये बंसी और मुरारी ने किया है? ये शंकर दूध वाला है ना हमारा गवाह। ये पंचायत को सच बताएगा। हाँ मट्टू भाई, आप पंचायत बुलाइए, मैं सबको सच बताऊंगा। अगले दिन मट्टू पंचायत बुलाता है और सबके सामने सच्चाई बताता है कि कैसे बंसी और मुरारी ने मट्टू की फसल पर यूरिया का छिड़काव किया और धन्ना सेठ को सूचना दी, परंतु बंसी इस आरोप को सिरे से नकार देता है और अपना बचाव करता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग ऐसे दोस्ती निभाओगे। सबूत का नाम सुनकर बंसी और मुरारी चौंक जाते हैं। मुखिया जी, ये शंकर दूध वाला उस दिन किसी काम से बाहर गया था और आते वक्त देर हो गई। लेकिन गांव आते वक्त इसने देखा कि 2 लोग एक यूरिया का बोरा लेकर खेत में छिड़काव कर रहे थे। बताओ शंकर भाई, आपने क्या देखा था उस समय पर? राम राम मुखिया जी, उस दिन मैं शहर गया था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आते समय मैंने देखा कि 2 लोग मट्टू भाई के खेत में यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। एक बार तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस समय पर छिड़काव कौन करता है। उत्सुकता में जब उन दोनों को ध्यान से देखा तो पता लगा लिया, वो तो बंसी और मुरारी थे। मुझे लगा कि मट्टू भाई को कोई काम आन पड़ा होगा, इसीलिए अपने दोस्त को बोला होगा। पर अगर मुझे पता होता कि इनकी ये नीयत है तो उसी समय इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता। इतना सुनते ही बंसी और मुरारी के चेहरे लटक जाते हैं। उनकी चोरी पकड़ी जाती है और अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। मुखिया जी,
मट्टू को उनकी जमीन बंसी और मुरारी से लेकर मट्टू को वापस कर देती है। मट्टू और उसका परिवार पंचायत का धन्यवाद करता है। बंसी और मुरारी को सजा के तौर पे 6 महीने के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। बताओ तुम्हें कैसी लगी? दादी, सच में ये बहुत अच्छी कहानी थी जो हमें सिखाती है कि जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है अंत में खुद ही उसमें गिर जाता है। हाँ राशि, जैसी करनी वैसी भरनी। रोहन के साथ जिन लड़कों ने ये हरकत की है, देखना वो जल्दी पकड़ जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा।